ईरान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक तूफान आया हुआ है। 2022 के बाद से ये सबसे बड़े पैमाने पे एहतजाज है जो इस वक्त ईरान के अंदर हो रहे हैं, और इसका शोर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैं हूं आपका होस्ट हुर शफी, और आज मैं आपको बताऊंगा 5 चीज़ें इन प्रोटेस्ट के बारे में, इसकी 5 इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस और 5 स्पेसिफिक इश्यूज जो इसकी वजह से पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं। Iran clashes between police and demonstrators escalate. 3 people killed and 17 injured at clashes between protesters and security forces in Iran. ये प्रोटेस्ट इरप्ट हुए तेहरान के एक बाजार के अंदर 28 दिसंबर 2025 को, क्योंकि जो ईरान का रियाल है वो अपनी हिस्टोरिक लोज पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले में। जो लास्ट रीडिंग थी इन्फ्लेशन की अक्टूबर के अंदर 2025 में, वो 48% थी ईरान के अंदर। और इसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे, जो शॉपकीपर्स थे, उन्होंने अपने शटर्स बंद किए, अपने बिजनेसेस बंद किए और प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इन प्रोटेस्ट की जो स्टार्टिंग की वजह थी वो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस थी। 2 जनवरी तक ये स्प्रेड होना शुरू हो गए। शुरू में जहाँ ये 17 प्रोविंसेस से शुरू हुए थे, ये 70 डिफरेंट साइट्स पे पहुंच गए। 20 से ज़्यादा प्रोविंसेस में मीडियम साइज टाउन्स, यूनिवर्सिटीज़, बाजार, हर जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई। डिस्पाइट द फैक्ट कि 4 दिन की छुट्टियां जो है अनाउंस की गई ताकि ये जो अनरेस्ट है इसको क्वाइट डाउन किया जा सके। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुए, ये और बढ़ते गए। फिर इसका तीसरा मरहला आया। ये प्रोटेस्ट जिधर शुरू में इकोनॉमिक वोज के खिलाफ थे, उसके बाद इन प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो एंटी रिजीम सेंटिमेंट आ गया। ये इवॉल्व होके एंटी गवर्नमेंट हो गए। फिर इन एहतजाजों में नारे लगने शुरू हो गए, डेथ टू खुमैनी। इसमें यूथ, स्टूडेंट्स, सब लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, हमें सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स चाहिए कि जो हालात हैं ईरान के वो बदलें। अब ईरान की जो इकोनॉमिक वोज हैं वो सिर्फ ईरान की मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं है। ईरान के ऊपर बहुत अरसे से इंटरनेशनल सैंक्शंस भी हैं ऑयल और बैंकिंग के ऊपर, और इस वजह से जो है उनकी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे फर्दर उनकी जो अपनी करेंसी है उसका ये कोलैप्स हुआ। अब ये जब प्रोटेस्ट बढ़ना शुरू हुए तो ऑब्वियसली उसके बाद गवर्नमेंट का रिएक्शन आया। गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, इनको किसी तरह सबडू करने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने टीयर गैस भी यूज़ की। कुछ जगह पे रिपोर्ट्स थे कि लाइव फायर्स भी हुए। इस वक्त तक 3 जनवरी को 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जा बहाक हो चुके हैं, और 40 से 45 लोग डिटेन हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं इस वक्त इंजर्ड हैं, और कुछ जगहों पे तो पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमले भी किए गए हैं, जिस तरह लोरिस्तान का इलाका है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो ये डायलॉग्स भी ऑफर किए कि हम डायलॉग्स करते हैं, और उसके थ्रू जो भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी डिमांड्स को एड्रेस करेंगे, उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करके हम इस चीज़ को इशू को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोटेस्ट हैं, इनका कोई क्लियर लीडर नहीं है, एक इंसान इसको लीड नहीं करा, इन जनरल जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट ग्रुप्स में इकट्ठी होकर प्रोटेस्ट कर रही है, तो ना तो कोई एक बंदा मिल रहा है गवर्नमेंट को जिससे डायलॉग किया जाए, जिसके साथ निगोशिएट किया जाए और इन रिफॉर्म्स को लाने में मदद ली जाए। बहुत से जो लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर जो लीडरशिप रोल्स में हैं, वो कह रहे हैं कि ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे उनको अब एंटी रिजीम सेंटिमेंट दे दिया गया है, उनको भड़कावा दे दिया गया है। बहुत सी जगहों पे ये होता है, जब प्रोटेस्ट शुरू होता है तो वो होता किसी और नेचर की वजह से, वो होता किसी और वजह की वजह से। लेकिन जब वो इवॉल्व होते हैं तो उसमें जितनी भी एंटी स्टेट सेंटिमेंट या फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वो की जाती है। ईरान के इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज रह चुके हैं, और इस चीज़ को नोट करते हुए जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ से इसको पंप भी किया जा रहा है, फ्यूल भी किया जा रहा है, फंड भी किया जा रहा है कि पूरे ईरान के अंदर जो है एंटी स्टेट सेंटिमेंट को बढ़ाया जाए। क्योंकि माजी में भी आप देखें तो बहुत सी प्रोटेस्ट हुए हैं ईरान के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ। हर मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सी चीज़ें, ग्रीवेंसेस रखती है। पाकिस्तान की हो, यूएस की हो, वो सऊदी अरेबिया की हो, वो इंडिया के हो, हर जगह पे कोई ना कोई इश्यूज, वो ग्रीवेंसेस होते हैं। अब इन ग्रीवेंसेस को भड़कावा देने वाली जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें, उनकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने इशारा किया कि ये जो प्रोटेस्ट इवॉल्व हुए हैं इस स्केल के ऊपर और इस नेचर के ऊपर चले गए हैं, इस वायलेंट नेचर के ऊपर, इसके अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। अब फिर बात आ जाती है इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस की। जब ये प्रोटेस्ट वायलेंस की तरफ गए, वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ गवर्नमेंट का, वहाँ पे क्लैश हुआ गवर्नमेंट और अवाम का, प्रोटेस्टर्स का, तो यूएस की तरफ से रिएक्शन आया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये ही रद्द अमल रहा गवर्नमेंट ऑफ ईरान का टुवर्ड्स देयर प्रोटेस्टर्स, तो अगर कोई और प्रोटेस्टर जो है वो हलाक हुआ या इंजर हुआ, तो यूएस की गवर्नमेंट जो है वो लॉक्ड एंड लोडेड एंड इट विल इंटरवीन, वो इंटरवेंशन करेंगे ईरान के अंदर। अब इसके ऊपर ईरान की गवर्नमेंट का रिएक्शन आया, उन्होंने यूएन से भी मुतालबा किया कि इस तरह की रेकलेस स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। जो ईरान की अपनी गवर्नमेंट है
उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की हरकत की गई तो ईरान विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। इस तरह का हाथ, कोई भी जो फॉरेन हाथ आएगा ईरान के अंदर उनकी इंटरनल इश्यूज को के अंदर इन्वॉल्वमेंट के लिए, उसको काट दिया जाएगा। तो ईरान ने तो कहा कि मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का एक और आगे जो है वो स्टेप है वेस्टर्न नेशंस का। अब वेस्टर्न नेशंस जो है वो प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिशियंस जो है वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनली और सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाई जाएं, डिप्लोमेटिक कट्स लगाए जाएं, और उसके साथ साथ एड लाइक इंटरनेट एक्सेस जो है वो आवाम को दिया जाए ताकि वो अपने प्रोटेस्ट और ईजीली जो है उनको वो कंडक्ट कर सके। EU और US जो है देर कॉलिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान की जो रजीम है उसके खिलाफ। अब ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के जो है फिर आगे एक इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट भी डालते हैं। अगर इसी तरह की इंस्टेबिलिटी रही तो ऑयल प्राइसेस और स्पाइक हो जाएंगी। अगर कोई वॉर स्टार्ट हो जाती है ईरान के अंदर तो फिर जिस तरह हमने देखा था यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद पूरा यूरोप जो है वो अपने घुटनों पे आ गया था, बिकॉज रशियन ऑयल जो है वो बंद हो गया था, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी थी एंड EU हैड टू कंप्लाई। पूरी यूरोप के अंदर जो है, UK के अंदर भी, US के अंदर भी, पूरी दुनिया ने वो अफेक्ट फील किया जब ऑयल प्राइसेस सर्ज की, जब सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ऑयल प्राइसेस जो है, नॉर्मल फ्यूल की प्राइसेस डे टू डे लाइफ को वो बर्डन करना शुरू हो गए। तो अगर ईरान के साथ ये होगा तब भी दुनिया को इसी तरह का इशू फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज ईरान के ऊपर वैसे तो ऑयल सैंक्शंस बहुत हैं सेल परचेज के ऊपर, लेकिन ईरान के थ्रू फिर भी ऑयल जो है वो सेल होता है। ईरान फिर भी किसी ना किसी तरह जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अपना ऑयल पहुंचाता है थर्ड पार्टीज के थ्रू। अब अगर इस तरह का कोई इशू ईरान के अंदर होता है, कोई वॉर होती है, कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, फॉरेन इंटरवेंशन होती है या सिविल वॉर भी होती है, तो सबसे पहले इफेक्ट होंगे उसके नेबर्स। और नेबर्स में हम बात करते हैं पाकिस्तान के लिए कि क्या इश्यूज आएंगे, पाकिस्तान किस तरह इसको टैकल करेगा। उसमें सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी स्पिल ओवर आ जाता है। जब इस तरह का कोई अनरेस्ट क्रिएट होगा, अगर जो सिस्तान बलूचिस्तान है ईरान की साइड पे, वहाँ पे, तो सबसे पहले जो है जो BLA TTP इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको रूम मिलेगा टू ब्रीथ, उनको रूम मिलेगा इस तरह की अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी का, और वहाँ से ये एक्टिविटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जब भी इस तरह का कोई वायलेंट इवेंट होता है या वॉर होती है किसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, तो फिर पाकिस्तान की तरफ एक न्यू वेव ऑफ रेफ्यूजीज आ सकती है, ईरानियन डिसेंट। जब वहाँ से रेफ्यूजी आएगा, पाकिस्तान ऑलरेडी तकरीबन 40 से 50 लाख जो हैं वो अफगान्स को होस्ट एक दफ़ा कर चुका है। अभी भी इलीगल अफगान्स पाकिस्तान के अंदर बहुत है, बहुत से लीगल भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिजाइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं इकोनॉमिकली, पाकिस्तान बूस्ट अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन इस तरह का इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज अगर दोबारा पाकिस्तान के अंदर आएगा तो उनको अकोमोडेट करना, उनको फैसिलिटेट करना पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। और ये सिर्फ लोगों का बर्डन नहीं होगा, बिकॉज ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी कंट्री है, सेक्रेटेरियन डिफरेंसेस हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो जब ये इन्फ्लक्स आएगा लोगों का, जब ये अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे वॉर होती है, इस तरह का इवेंट होता है, तो जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जो सेक्रेटेरियन टेंशंस हैं विद इन दी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, वो और ज़्यादा हाइटन हो सकती हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की ईरान के साथ ट्रेड भी है वो डिस्टर्ब होगी। पाकिस्तान ईरान के साथ बहुत सी ट्रेड करता है, और उसके अलावा जो स्मॉल स्केल पे जो एनर्जी की, ऑयल की जो स्मगलिंग है वो भी होती है। इसकी वजह से पाकिस्तान को जो एनर्जी क्राइसिस है वो भी बढ़ सकती है, और जो नॉर्मल ट्रेड है उसकी वजह से पाकिस्तान के हालात जो है वो और ज़्यादा उधर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। जो लास्टली सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के टाइज अच्छे हैं, US जो है वो पाकिस्तान का एलाय है। अब इन दोनों के अंदर जब बैलेंसिंग एक्ट दोबारा करनी पड़ेगी, जब इन दोनों की आपस में अगर खुदा न खास्ता वॉर होगी, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इंटरवीन करेंगे, और ये देखते हुए कि उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया अभी, वहाँ पे उनकी जो थ्रेट्स हैं वो सिर्फ एम्प्टी थ्रेट्स नहीं होती, दे कैन एक्ट एनी टाइम। तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला होगा पाकिस्तान के लिए कि एक साइड पे आपका नेबर है, एक मुस्लिम स्टेट है जिसके साथ आपके डिप्लोमेटिक टाइज बहुत अच्छे हैं, दूसरी साइड पे आपका एक एला है, एक ग्लोबल सुपर पावर है जिनके साथ आपका चलना एक आपके लिए बेहतरी भी है और आपकी एक मजबूरी भी है। इट्स अ 2 in 1 सिचुएशन। तो उसको बैलेंस करना ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, फिर जो चाइना का अप्रोच होगी टुवर्ड्स दिस कॉन्फ्लिक्ट उसको मैनेज करना, रशिया की जो अप्रोच होगी, 3 ग्लोबल पावर्स के अंदर बीच में, और अपने नेबर के साथ डील करना इन अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, इन अ वॉर जोन, ये पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली एक बहुत ही मुश्किल मरहला होगा। ऑल्दो पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट हिस्ट्री ऑफ मनूवरिंग थ्रू दीज थिंग्स, इस तरह की सिचुएशंस के अंदर से पाकिस्तान कम्स आउट ऑन टॉप, बेहतर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही टेंस और मुश्किल सिचुएशन होगी, ना सिर्फ आपस में डिप्लोमेटिक टाइज के हिसाब से, लेकिन एफॉरमेंशन्ड जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उसमें रीजनल टेंशंस भी आ जाती हैं, उसमें ट्रेड भी आ जाती है,
और उसके अंदर जो है वो रेफ्यूजीज़ भी आते हैं, और जो आपके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी सर्जेंस भी आती है। तो इन सब चीज़ों को साथ लेते चलते हुए जब डिप्लोमेटिक टाइज उन्हें बैलेंस करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू बन जाएगा। सो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।